अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है काफ़ी आसान है, ठीक है। 50% ऑफ सेकेंड ईयर ये कवर करिए। एमसीक्यूज़ इसमें से बहुत आते हैं, 10 to 15 एमसीक्यूज़ इसमें से आ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आप इसको दो तरह से ले सकते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट्स तो हैं ही हैं, आपको समझ आने चाहिए कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करें। दूसरा ये कि आपको रिएक्शंस रिटेन करने होंगे, उसके लिए क्या है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। थर्ड आ जाते हैं मैकेनिज़्म आप लोगों ने जो एफएससी में समझने थे, आपको आपके टीचर्स ने कराए हैं या एकेडमीज वालों ने कराए हैं, वट बस काफ़ी है, ठीक है। जो आपने अभी तक मैकेनिज़्म पढ़ लिए, समझ लिए, मोर देन इनफ। अभी आपका फोकस मैकेनिज़म्स पे नहीं होना चाहिए। जो बुक की लाइन्स है, बुक सरफेस लाइन्स है, उस पर होना चाहिए। बिकॉज ईटा जो है अगर हम 2019 का भी ईटा देखें तो 2019 का ईटा कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी था पिछले साल के मुकाबले में। और उसी तरह हमारे पास मेरिट भी काफ़ी ऊंचा गया, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो मोस्टली जो एमसीक्यूज़ है ना, वो सरफेस एमसीक्यूज़ थे, मतलब बुक की लाइंस थी। और अगर हम पिछले सालों के भी पास पेपर्स देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इतनी मुश्किल नहीं आती। आपके पास एक या दो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल आ सकते हैं, बाकी जितना कुछ है वो इसी बुक में से आता है, ठीक है। और चले हम इसको देखते हैं कि इसको हमने करना कैसे। तो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर होते हैं। देखें, कोई भी आप स्टार्ट ले रहे हो, कोई भी पोर्शन स्टार्ट ले रहे हो, तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, हम हमेशा इनको इग्नोर कर जाते हैं, हमेशा इनको हम क्या कहते हैं लाइट ले लेते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें ना आपको मरवा देती हैं। अगर आपने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से किए, आपके 5 से 6 एमसीक्यूज़ बेस्ट होंगे, ठीक है। चाहे वो ये वाला चैप्टर हो, एनवायरमेंटल हो, इंडस्ट्रियल हो, या बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर हो। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये आपके बैकबोन हैं एंट्री टेस्ट के। इसमें से 7 to 8 एमसीक्यूज़ कलेक्टिवली आएंगे। एंड अगर आप ये इजी चैप्टर है, अगर ये चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं तो वो 60-8 मार्क्स आपके पक्के हैं। और अगर आपने इन चैप्टर्स को हल्का ले लिया है तो ये एमसीक्यूज़ भी आपको हल्का ले लेंगी, आपके मार्क्स नहीं आएंगे और अल्टीमेटली आपके मेरिट में काफ़ी फ्लक्चुएशन होगी। बिकॉज एंट्री टेस्ट में आपके मार्क्स काफ़ी मैटर करते हैं, आपका एक एक एमसीक्यू मैटर करता है। तो आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि फ़लाना एमसीक्यू काफ़ी इजी था, काश मैं सही कर देता या कर देती तो अभी मेरे मार्क्स इतने आते, मेरा मेरिट इतना बनता। तो इन रिग्रेट्स से बचने के लिए बेटर है कि आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और सारे चैप्टर्स को अच्छे से करें। बिकॉज आपके पास चॉइस की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एफएससी एग्ज़ाम्स नहीं है कि यू विल लीव अ चैप्टर। क्योंकि आपके पास चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो ये वाला जो चैप्टर है इसको आपने एज इट इज़ पढ़ना है, रीडिंग करनी है। इसमें ये करना है कि जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लाइंस आ रही है आपने उसको करना है। फॉर एग्जांपल अब कोक है, वी नो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर और। तो ऐसे ऐसे लाइंस को आपने अंडरलाइन करते जाना है। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रही है, ठीक है। अब इनके जो डेरिवेटिव्स है, बेंजीन, टोलीन, ज़ाइरीन वगैरह, ये हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखें, कोल गैस को क्या कहते हैं, टाउन गैस कहते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। और जो बिल्कुल न्यू चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई, जिस तरह एफटी प्रोसेस हो गया, इसका रिएक्शन क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, कंडीशंस क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल में कौन कौन से यूज़ होते हैं, 4 आपको गिवन है। तो ये आपको जो है ना याद होने चाहिए। और इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये रीडिंग है, मोस्टली ये आपको आते भी होंगे। यूजेस जो हैं ये मैंने एक ही दफ़ा पढ़े थे और जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उनको जो है इन सर्कल कर लिया था, ठीक है, कि यहाँ ये चीज़ यूज़ हो रही है। बाकी इसमें एज सच कुछ नहीं है। और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस के हवाले से मैं ये कहूँगी कि इसमें से एमसीक्यूज़ मैंने आज तक नहीं देखे कि आए हों। क्या पता एक दो एमसीक्यूज़ आए हों पास पेपर्स में से, लेकिन आपने इन चीज़ों को मिस बिल्कुल नहीं करना। यू हैव टू रीड दैम जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। फॉर एग्जांपल क्विनीन है, आपको पता होना चाहिए, एंटी मलेरिया है, एस्पिरिन है, कार्डियक डिजीज़ में यूज़ होता है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। और जिस तरह गैलेंटामाइन हाइड्रोब्रोमाइड है अल्जीमर डिजीज़ में, ठीक है, डेफोडिल, ये आगे बायो में भी कहीं है। तो ये वाली चीज़ें ना आपने अंडरलाइन करनी है। और बाकी ये बक्की बाल हो गया। फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं आप लोगों ने मैट्रिक में भी किए हुए हैं, इसको आपने रीड आउट करना है। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। तो ये तो खैर बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपको ये नहीं आती तो आपको आगे चैप्टर्स भी नहीं आते होंगे।
ओके, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है ये, और ये आपको इतने ईजिली याद नहीं होते। इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो आपको कलर्स याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन है, आपको पता होना चाहिए कि एंड पे जो हम चीज़ डालेंगे, ठीक है, उसके डालने से हमारे पास कौन सा कलर बनता है, ठीक है, प्रूशियन ब्लू बनता है, ग्रीन बनता है, सल्फ़र में कौन सा बनता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। हेलोजन्स में से मोस्टली पूछा जाता है कि पेल येलो कलर किसका होता है, डार्क येलो किसका होता है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आती है। दूसरा कि इन रिएक्शंस को जो है मुझे तो बार बार पढ़ना पड़ता था, बिकॉज भूल जाता है कि रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, पहले क्या डालेंगे वगैरह वगैरह, तो ये आपको बार बार पढ़ना है। लेकिन वही बात जो मैंने बताया कि कलर्स आपको याद होने चाहिए और एंड प्रोडक्ट आपको लाजमी याद होना चाहिए, और लजानिया सोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट सोडियम टेस्ट वगैरह, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा ये वाली रेशो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर ऑक्साइड की रेशो कितनी यूज़ हो रही है। सो वी आर डन विद दिस। अच्छा, इस जो चैप्टर के एंड पे MCQs हैं, दे आर रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोस्टली जो लाइंस हैं, मोस्टली जो MCQs हैं वो पीछे गिवन नहीं है बुक में। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs देखें बुक के एंड पे, तो मोस्टली नहीं गिवन पीछे टॉपिक में, तो आपने इन MCQs को लाजमी करना है, जितने भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs हैं। तो अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, गूगल यूज़ करें। तो इसमें यह है कि मोस्टली जो MCQs हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक के यहाँ पे यूज़ हुए हैं, लेकिन चूँकि पीछे नहीं गिवन, तो आपने, अगर आपके पास PTB हैं तो वेल एंड गुड, वहाँ से देख लें, अदरवाइज़ गूगल इज़ ऑल देयर, वहाँ पूछ लें, ठीक है। बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं ये पास पेपर्स में आई हुई थी कि मार्श गैस, स्वयं गैस वगैरह किसे बोलते हैं, LPG, ब्लैक गोल्ड वगैरह, तो पास पेपर्स को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट आपको ओके, अब हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, इसमें आपको क्या याद होना चाहिए कि साइक्लो अल्केन्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल स्ट्रेंथ का जिक्र हुआ है, ठीक है। IUPAC नेमिंग आपको आनी चाहिए। IUPAC नेमिंग मुझे पर्सनली काफ़ी इजी लगी थी, बिकॉज एक दफ़ा आप रूल्स पढ़ लो, आपके जहन में वो बैठ जाए, उसके बाद नेमिंग करना आपके लिए ईजी हो जाता है, और फिर वो MCQ से ही बंदा देख सकता है कि नेमिंग वगैरह कैसे होती है। अच्छा, इसमें हाइड्रोकार्बन्स में आप मतलब अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, जितने भी, इसकी प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिएक्टिविटी, तो ये तो आपको लाजमी याद होना चाहिए। दूसरा साइक्लो अल्केन्स इंपॉर्टेंट है। एंगल स्ट्रेंथ की जो बात की गई है, ठीक है। स्टेबिलिटी के काफ़ी MCQs आ जाते हैं, और रीजंस वगैरह बुक में गिवन होती हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो है बेंजीन। बेंजीन में से जो आता है वो है रेजोनेंस का टॉपिक, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, वो वाली चीज़ आ जाती है। उसके ग्राफ में से कुछ पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इस तरह करके लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इनके खाली मेथड्स के नाम लिख देना है कि फ़लाने मेथड से अल्केन प्रोड्यूस हो रहा है, फ़लाने मेथड से ये, ठीक है। प्रिपरेशंस इनकी लिख लेनी है, सारे रिएक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जब आप उनके नाम लिख लेंगे आपको ऑटोमेटिकली जहन में क्लिक हो जाएगा कि ये रिएक्शन इस तरह हो रहा था। कंडीशन साथ आप में लिख लें अगर आपको लगता है कि आपसे कंडीशन याद नहीं होती। दूसरा जो है इनके रिएक्शंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मज़े की बात है कि हाइड्रोकार्बन में जो रिएक्शंस आप पढ़ेंगे आगे, जब इंडिविजुअल फैमिलीज़ पढ़ेंगे तो उसमें यही रिएक्शंस रिपीट भी होंगे। तो इस तरह जो आपकी रिविजन्स हैं वो चैप्टर वाइज भी होती जाएगी। चैप्टर के बीच में से काफ़ी रिएक्टिविटीज़ आई हुई हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स आपको पते होने चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी वगैरह के, और ये रिएक्शंस के नाम आपको पता होने चाहिए। और अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे HBr यूज़ हो रहा है, तो आइसोमेरिज्म जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे टोटोमोरिज्म और ये मेटामेरिज्म वगैरह जो है इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइसोमेरिज्म के MCQs आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, बिकॉज उसमें से MCQs लाजमी आते हैं। और जो नए रिएक्शंस हैं, एपॉक्सीडेशन वगैरह, तो इसमें देखें आपके पास एपॉक्साइड वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर यूज़ हो रहा है। तो अच्छा, इन रिएक्शंस को आपने करना कैसे, देखिए आपने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, आपने एक पेज पे जो है सब कुछ लिख लिया, समरी वगैरह, ठीक है।
अब आपने करना क्या है कि जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपने एक अलग पेज निकालना है, आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ आपके जहन में आ रहा है, आपने लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्केन है तो आप लिखना स्टार्ट, ओके दिस मेथड वाज यूज, ठीक है, रिएक्शन ऐसा था, कंडीशन ऐसे थी, वेल एंड गुड। इस तरह दूसरा रिएक्शन लिखें, सारे रिएक्शंस आप लिख लेंगे, उसके बाद बुक से आप टैली करें, जहाँ पे आप गलत होंगे वो क्रॉस करके आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करें। इस तरह आपके माइंड में रहेगा कि ओके ये मेरा वीक पॉइंट है, आई हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑन दिस। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, फॉरगेट इट, दोबारा रिवीजन के दौरान दोबारा वही चैप्टर पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, इस तरह आपको ना चीज़ें मतलब इस तरह आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप वीक कहाँ पे हैं, मुझे किस रिएक्शन पे ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड, बिकॉज प्रैक्टिस आप जितनी ऑर्गेनिक की करेंगे, साथ में MCQs भी, बुक से आप रिएक्शंस को बार बार लिखते जाएंगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चैप्टर पढ़ा, आपने सारे रिएक्शंस लिख देने हैं ज़ुबानी। ऑर्गेनिक में फॉर एग्जांपल ओजोनोलिसिस है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो प्रोडक्ट्स मिलकर आपको प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, सॉरी कौन से दो रिएक्टेंट्स मिलकर आपको प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, ठीक है। उसमें से काफ़ी MCQs आते हैं। एक और बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स वगैरह सब फैमिलीज़ की डिस्कस हैं, ठीक है। बाकी IUPAC नेमिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन कॉमन नेमिंग की अगर बात करें, स्पेशली बेंजीन फैमिली या फिनॉल फैमिलीज़ वगैरह में काफ़ी मुश्किल नाम हैं जो कि रिटेन नहीं रहते हैं। आपने क्या करना है, जो स्ट्रक्चर मुश्किल है या जो नया आपको लग रहा है, आपने सब स्ट्रक्चर्स को लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला, ठीक है, उसके बाद आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, NO2, ठीक है। तो आपको इनके जो नाम है, फॉर एग्जांपल इसको हम टोलिन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह नाइट्राइल्स के जितने भी नाम हैं, पायरीडीन वगैरह, ठीक है। तो इनके रिएक्शंस अक्सर भूल जाते हैं लोग। तो आपने क्या करना है कि एक पेज लेना है, उस पर जितने भी स्ट्रक्चर्स आप चैप्टर पढ़ते जाना है, ठीक है। जो आपको बीच में नया स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसको आपने लिखते जाना है। तो एट द एंड ये होगा, जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होगी तो आपके पास सब कुछ एक ही साइड पे जो है ना आपके पास लिखा होगा। तो आपको बार-बार बुक खोलने की ज़रूरत नहीं होगी कि ओके फ़लाना जो नाम है तो उसका स्ट्रक्चर क्या था, फ़लाना कंपाउंड कैसा है, ठीक है। क्योंकि इसमें से ये वाले जो है ना फिनॉल्स के डेरिवेटिव्स वगैरह, ये अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में। अब हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स को। अल्काइल हैलाइड्स में जो है, फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन मेथड को देखते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अल्कोहल के साथ जो है वो थाइनोक्लोराइड का क्या रिएक्शन है, इसी तरह अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस हैलाइड का क्या रिएक्शंस हैं, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शंस है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सारे प्रिपरेटरी मेथड्स हैं, तो आपको पता है कि इसमें से एंड पे क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हर जितने भी फैमिलीज़ हमारे पास डिस्कस हैं, प्रिपरेटरी मेथड्स हो गए, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा इनके रिएक्शंस। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़े की बात जो मैंने पहले भी बताई है वो ये कि कॉमन रिएक्शंस काफ़ी हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखें तो वो पीछे भी डिस्कस हुए हैं हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में। यहाँ पे जो डिस्कस होगा वो आगे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स वगैरह में भी डिस्कस होगा। अल्काइल हैलाइड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है SN1 और SN2, E1 और E2, ठीक है। इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। जैसे SN2 जो है प्राइमरी देता है और SN1 जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। ये वाला जो है पोलर में होता है, नॉन पोलर में होता है, इस तरह ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंसेस आपने एक साइड पर, जैसे E1 E2 आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है। रिएक्शन और प्रिपरेशन तो मोस्टली रट्टा है, आपको रिएक्शंस जो है उनको याद करना है। यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्चुअल चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज इसमें से ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। और ट्रांजिशन स्टेट का ऐसा सच नहीं पूछा जाता, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या बनेगा एंड पर। तो मैकेनिज़्म को इस तरह समझना है कि SN2 मैकेनिज़्म में 1 स्टेप रिएक्शन है, SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, और स्लो और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है, ठीक है। इन्वर्जन रिटेंशंस कहाँ पे हो रही हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आपने अगर आपको लगता है कि आप इसमें वीक हैं तो इस पर आपने टाइम ज़रूर जो है लगाना है समझने में। और उसके बाद हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आ जाते हैं।
अगर आपने इस चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजन बहुत बेस्ट वाले कर लिए तो आगे चैप्टर्स में आपको मुश्किल नहीं होगी। और ये सबसे इजी मुझे लगते थे टॉपिक्स, बिकॉज इसमें क्या था कि ये वाली चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, ये कैसे बनते हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजन हैं क्या, उसके बाद जो इसके रिएक्शंस हैं वो सबसे आसान लग जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको बस इतना याद रखना है, वही बात, आपको दरमियान के मैकेनिज़्म से कोई वास्ता सरोकार कुछ नहीं है। आपको इतना याद होना चाहिए, कीटोन टर्शरी देगा, ठीक है, अल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा, जो फॉर्म अल्डिहाइड है वो आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। अब क्यों देगा, कैसे देगा, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है। बस पेपर में आपसे पूछ लिया कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजन का रिएक्शन जब होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपने टर्शरी पे मार्क कर देना है। तो इसी तरह इथाइल फॉर्मेट के साथ इथाइल एसीटेट के साथ रिएक्शन, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे टर्शरी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। और मैकेनिज़म्स से आपका कोई वास्ता नहीं है, अगेन आई विल रिपीट। अच्छा, अमाइंस जो है इसमें जो है आपको अच्छा स्ट्रक्चर वाली बात जो मैंने पहले भी की थी कि स्ट्रक्चर्स आपको जो है याद होने चाहिए। आपने एक साइड पे सारे मुश्किल लिख लेना। अब जिस मुझे पायरीटीन, टोलीटीन, अनिलीन वगैरह में कन्फ्यूजन्स होती थी तो मैंने उसको साइड पे लिख ली है, तो आपने भी एक पेज पे लिख लेना है ताकि आपको एंड रिविजन्स में आसानी हो। और ये वाली चीज़ें बेसिसिटी इसमें काफ़ी आते हैं, ठीक है, ये आपको लाजमी समझना है, इसके रिएक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इसके रिएक्शन मोस्टली कंफ्यूजिंग होते हैं, आपने बस इतना याद रखना है नाइट्रो अल्केन्स और नाइट्राइल्स जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, रिडक्शंस, नाइट्रो अल्केन्स और नाइट्राइल की जहाँ जहाँ रिडक्शन होगी आपके पास अमाइंस बनेंगे, बस आपने इतना याद रखना है, ठीक है। कैसे बने, क्यों बने, वही बात, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, आपको अलबत्ता ये याद होने चाहिए कंडीशन। रिडक्शन में आपको पता है मोस्टली यही चीज़ें यूज़ होती हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर वगैरह, ठीक है। कहीं पे सोडियम हाइड्राइड यूज़ होगा, कहीं पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो क्यों यूज़ होता है, उसके रीजंस होते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई वीक होता है, रिएक्शन प्रोसीडिंग के लिए जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो बस जहाँ नाइट्रो नाइट्राइल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, बस इसका मतलब है कि अमाइंस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ अमाइड्स वाली, अच्छा ये याद रखना है, प्राइमरी अमाइंस बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फ़लाना अमाइड जब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, तो आपने ऑप्शंस देखने हैं, आपको डायरेक्ट प्राइमरी अमाइड नहीं गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैंने यहाँ पे एक अमाइड यूज़ किया है, ठीक है, तो उसका कोरिस्पोंडिंग मैं प्राइमरी अमाइन का नाम लूँगी। लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्शरी के नाम आपको MCQs में गिवन होंगे ऑप्शन में, तो आपने सीधा सीधा उनको इग्नोर मारना है, ठीक है। इसमें MCQ सॉल्यूशन में आप एलिमिनेशन मेथड्स यूज़ करते हो बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए, आपको रिएक्शंस आपके बिल्कुल माइंड में बैठे होने चाहिए। तो जब आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करोगे आपको पता चलेगा कि सेकेंडरी अमाइन क्रॉस, टर्शरी अमाइन नहीं बनेगा क्रॉस, थर्ड ऑप्शन आपके पास बचा प्राइमरी अमाइन टिक कर देना, ठीक है। डी ऑप्शन नन होगा या वन ऑफ द अबव या कोई भी आपको कंपाउंड के बन होगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करें। अब ये अल्काइल हैलाइड का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैंने एक पेज निकालना है, मैंने जितना कुछ पढ़ा है मैं उसको लिखती जाऊंगी, ठीक है। मैंने ये रिएक्शन लिखा, ये लिखा, ये लिखा, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजन प्रैक्टिस किया, ठीक है, कि अल्डिहाइड मुझे सेकेंडरी दे रहे हैं, कीटोन मुझे टर्शरी अल्कोहल दे रहे हैं, ठीक है। मैंने ये चीज़ें लिखनी, ये चीज़ें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके जहन में बैठेगा। प्रैक्टिस आपने कर ली, फिर आपने क्या करना है, MCQ की बुक खोलनी है, MCQ की बुक खोलनी और आपने उसी चैप्टर के MCQs को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। OMR शीट पे आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रिंट आउट आपने OMR निकाल लेना है गूगल से, उसकी ढेर सारी फ़ोटोकॉपियाँ करवा लेनी है। ये मेरा मेथड था, अगर आप लोग इसको अडॉप्ट करना चाहें तो। इसमें ये होता था कि टाइम मैनेजमेंट भी बंदा सीख जाता है और OMR फिलिंग भी सीख जाता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियाँ कर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये OMR शीट है, आपके पास 25 MCQs हैं एक चैप्टर के, आपने इस तरह फिल करते जाना है, ठीक है। उसके बाद फिल करके आपने बुक से या जो पीछे की होगी उससे टैली करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका MCQ कौन सा गलत है। आपने फिर वो टॉपिक निकालना और देखना है कि आपकी गलती क्यों हुई है। एक और बात कि MCQs में जो है ना, ऑर्गेनिक MCQs जो होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं कि एज इट इज़ या मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाते हैं। तो जोन से MCQs आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपके गलत हो रहे हैं, उनको आपने क्या करना है, इनसर्कल कर देना है
और आपने उसको जब भी आप वो चैप्टर करेंगे तो आपने MCQ बुक निकालनी है, आपने वो MCQ देखना है क्योंकि मेरा वीक पॉइंट यहाँ था, आपने उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करें। रिमेंबर, आपने MCQs को रट्टा नहीं करना। आई एम नॉट आस्किंग कि आप MCQs को जो है क्रैम करना स्टार्ट कर दें। मैं MCQs की नौयत बता रही हूँ कि आपको MCQs का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आपसे किस किस्म के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल MCQ था कि जो रिडक्शन ऑफ अमाइड्स हैं वो आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, उसका आंसर प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है ना मॉडिफाइड फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, कि रिडक्शन ऑफ अमाइड विल नॉट गिव फलाना प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं दे आर रियली इम्पोर्टेंट, ये आगे भी यूज़ हो गए हैं फिनॉल्स में, ठीक है। तो अच्छा, MCQs मैंने कहा था एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है। अब हम आते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर की तरफ। देखें रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं, ये आप अल्कीन्स में भी पढ़ चुके हो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, ये आप अल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हो, ये भी आप अल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हो, ठीक है। या आगे आप अल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ोगे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आप पीछे कर चुके हो। ये सारे रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपने रिलेट करना है। अब रिलेट कैसे करोगे, अब देखें ये चैप्टर में पढ़ रही हूँ मैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ रही हूँ, अब मेरे जहन में क्लिक हो रहा है ओके मैंने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा है। मैंने क्या करना है, पीछे से वो चैप्टर निकालना है, मैंने वहाँ पे रिएक्शन पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है। इस तरह मेरा माइंड जो है दोनों चैप्टर्स को इंटरकनेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपके जहन में क्लिक हुआ है ओके ये चीज़ तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी है, ठीक है, लेकिन आप इतनी हिम्मत नहीं कर रहे कि वो पीछे से चैप्टर निकाल के आप उसको देखें कि मैंने कहाँ पढ़ा है, इधर और इधर डिफरेंस क्या है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप जब MCQs करेंगे ना, आपका जहन डबल माइंडेड हो जाएगा, फिर आपको ये याद नहीं आएगा कि ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी और इसका आंसर क्या है। इंटर रिलेशन जो है, इंटरकनेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे रिएक्शंस पीछे आगे रिपीट हो रहे हैं, अब इनको इंटरकनेक्ट करना आपका काम है। बाकी रिएक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एसिडिटी में से क्वेश्चंस आते हैं अल्कोहल के, ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको ये वाला याद होना चाहिए कि रिलेशंस या जो रिएक्टिविटी है वो कैसे प्रोसीड कर रही है। अच्छा आगे आते हैं, मैकेनिज़म्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंड प्रोडक्ट्स जो हैं पता होने चाहिए। हाँ ये आप याद रख सकते हैं कितने स्टेप्स ये कर रहा है, ठीक है। अब देखें ये वाला जो रिएक्शन है ये आगे कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में भी होगा। अगर आपने इसको यहाँ पे पढ़ लिया, फिर कार्बोक्सिलिक में जाएंगे तो आप प्लीज़ पीछे आइएगा, देखिएगा कि यहाँ पे ये रिएक्शन है, वहाँ भी है, फिर आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा या डबल माइंडेड नहीं होगा। अच्छा ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि कार्बोक्सिलिक कैन नॉट बी रिड्यूस विद दिस और दिस, ठीक है, या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड जो है, ठीक है। अब क्यों रिड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी कार्बोक्सिलिक चैप्टर में काफ़ी डिटेल में है, तो ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी होती हैं। अच्छा एक आते हैं ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। ल्यूकस टेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ल्यूकस टेस्ट अल्काइल हैलाइड में भी जिक्र है, अल्कोहल में भी डिस्कस है, ठीक है। पता होना चाहिए कि अल्कोहल कौन सा फास्ट रिएक्ट कर रहा है, कौन सा स्लो। ल्यूकस रिएजेंट क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एक आध MCQ लास्ट में आता है। फिनॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फिनॉल्स के जो है सारे रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, वो चेंज हो गया था, लेकिन खैर हम देखते हैं। आपको नाम याद होने चाहिए, डाउ रिएक्शंस, ठीक है, और रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी रिएक्शंस हैं ना फिनॉल्स के, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी आते हैं। क्यूमीन का पूछ लिया जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट, आपको क्यूमीन का आयुपेक नेम भी याद होना चाहिए। और ये वाले इंटरमीडिएट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता नहीं चाहिए कि क्यूमीन में जब ऑक्सीजन या हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्यूमीन पर हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा, उसके बाद HCl वाटर डालेंगे तो फिनॉल बनेगा। ये रिएक्शन थोड़ा सा न्यू है, फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। जब आपने याद कर लिया ना कि फॉर एग्जांपल डाउ प्रोसेस हो गया, क्यूमीन हो गया, डाइजोनियम वाले रिएक्शंस हो गए, तो आपने हमेशा याद रखना है इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनॉल ही बनेगा। लेकिन इसके इंटरमीडिएट्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। अब जिस तरह ये वाला रिएक्शन है डाइजोनियम वाला, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनेगा इसको डाल के, उसके बाद अनिलीन में जब ये चीज़ डालेंगे तो ये बनेगा, फिर एंड पे फिनॉल। ये वाले रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। अब देखिए ये वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, आपको पता नहीं चाहिए, इस पर आपने टाइम ज़्यादा लगाना है, ठीक है, एफर्ट्स आपने ज़्यादा पुट करनी है।
ईथर्स हैं, ईथर्स के दो रिएक्शंस हैं, वो तो ईज़िली हो जाते हैं, बाकी नोमेनक्लेचर आपको याद होना चाहिए। जल्दी से एल्डिहाइड कीटोन्स को देख लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो बेंजीन में भी हमने कर ली हैं वही यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और रेपिटेशन हो रही है। बाकी जो इसकी प्रिपरेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं इसके इन चीज़ों की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन। आपको जो है इसके रिएजेंट्स लाजमी याद होने चाहिए क्योंकि ये लाजमी आते हैं। उसके बाद ग्रिग्नार्ड, ये चीज़ें तो हो गई हैं। नाउ दिस इज़ द फेवरेट पोर्शन ऑफ एग्जामिनर, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन वगैरह, और क्या कहते हैं ये वाला बेनेडिक्ट्स। अच्छा, आपने इसमें एक काम करना है, वो क्या, यहाँ पे रिएजेंट्स इसके नहीं गिवन, आपने क्या करना है, गूगल खोलना है और इनके रिएजेंट्स के नाम निकालने हैं, ठीक है, या आपके पास अगर पंजाब टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन इनके रिएजेंट्स के नाम मैंने देखा हुआ है, पास पेपर में आते हैं। और दूसरे ये कि जो प्रैक्टिस एग्जाम्स मैंने लास्ट ईयर दिए थे उसमें भी जो है आए हुए थे, और बुक में चूँकि नहीं थे तो काफ़ी मैं कंफ्यूज हुई थी, लेकिन बाद में मैंने PTB से निकाल लिए थे, तो आपने भी ये काम करना है। और एंड वाले MCQs लाजमी, ये अल्कोहल वाले चैप्टर का है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी MCQs आपको ऐसे लगेंगे जो पिछले टॉपिक में नहीं है। फॉर एग्जांपल ये वाला रिएक्शन, फॉर एग्जांपल द कंपाउंड X व्हेन हीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म एन ईथर आइडेंटिफाई X। अब ये रिएक्शन पीछे नहीं है, ठीक है, अगर आप लोगों ने FSC में टीचर्स ने कराया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं तो आपने इसको ख़ुद से करना है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये वाले MCQs जो हैं, ये सीन ऐसा हुआ है कि ये पुराने सिलेबस के MCQs हैं, और वो इस बुक से वो वाले टॉपिक्स निकाल दिए, लेकिन MCQs उन्होंने नहीं निकाले, तो यहाँ से MCQs जो हैं आते हैं पेपर में, ईटा में, और स्टूडेंट्स जो है ये वाले MCQs इग्नोर कर जाते हैं और फिर एट द एंड कहते हैं कि हमने तो पढ़ा नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस आया है वगैरह वगैरह। और इसी तरह ये वुड स्प्रिट वगैरह, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें, डीनेचर अल्कोहल को क्या कहते हैं, मिथाइलेटेड स्प्रिट, ये चीज़ें पीछे डिस्कस नहीं हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ये वाली चीज़ जो है ये भी ईटा में अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है, लेकिन इसके नाम जो है वो गिवन नहीं है इन द बुक, तो आपने यहाँ से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर लो। एफ्थेलिक एसिड किसे बोलते हैं, इथेन डाइऑक एसिड का नाम क्या, ठीक है, और मैंने साथ ये चीज़ें भी लिख दी हैं, फॉर एग्जांपल PM तो मुझे याद रहेगा प्रोपेन डाइऑक एसिड, मेलोनिक एसिड वगैरह, ठीक है, तो यहीं से आप नोट कर लो। जो एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है वो मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ, इसके अलावा आपको ज़्यादा खपाई की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपने बुक से स्टिक रहना है। बाकी जो है एमाइड्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इस तरह है क्योंकि इसमें सेपोनिफिकेशन एस्टर्स हो गए, रिडक्शन वगैरह के हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टेबल गिवन होगा, एक मिनट, ये वाले, ठीक है, ये आपको एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला टेबल, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑलमोस्ट हो गया। इसमें ये है कि डेरिवेटिव्स के रिएक्शन काफ़ी डिस्कस हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और हाँ, इसका जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एसाइल क्लोराइड्स वगैरह है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है नाइट्राइट होता है, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिक का एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। देखें ऑर्गेनिक में इम्पोर्टेंट क्या क्या है। मोस्टली रिएक्शंस आपके पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन रिएक्शंस हैं। आपने देखा है कि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं रिपीट, तो आपने उसको इंटर रिलेट करना है। इंटर रिलेट आप जितना करोगे इतना आपका बेस्ट रहेगा और आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरे आ जाते हैं हर फैमिली की जो रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी वगैरह, उसको आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल की एसिडिटी डिस्कस है, और जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है उसकी बेसिसिटी, इमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शिफ्ट बेसिस हैं, ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट, क्यूमीन, डाउ रिएक्शन, क्लेमेंसा, वुल्फ किश्नर, और जो टॉलरेंस रिएजेंट है, फेहलिंग है, ये आपको लाजमी याद होने चाहिए। बाकी आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस आप अल्काइल हैलाइड में अच्छे से कर लेंगे तो बाकी चैप्टर्स जो हैं आपके लिए ईजी हो जाएंगे, क्योंकि वही रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है कि फ़लाना रिएक्शन, मतलब आपने ऑर्डर बताना होता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ये चीज़, ठीक है।
उसके बाद नोमेनक्लेचर, जिस तरह मैंने कहा था कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं ऐसे होते हैं जिनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो जो आपको मुश्किल स्ट्रक्चर्स लगते हैं उसको आपने एक साइड पे रख देना है। अच्छा, MCQs के लिए जो है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो इसमें जो बुक है वो जीनियस कह रही हूँ, आई एम सॉरी अगेन, चैम्पियंस की आपने यूज़ करनी है, वो काफ़ी बेस्ट है। और चूँकि मैंने फेडरल बोर्ड से पढ़ा हुआ है, तो फेडरल बोर्ड में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी कम्प्रिहेंसिव था, तो मुझे इस बुक को समझने में जो है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो दिस बुक वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी। और चूँकि आप लोगों ने काफ़ी FSC में इसको पढ़ा भी होगा, तो आई होप कि मुश्किल नहीं होगा। तो देखें, प्रैक्टिस आपने काफ़ी ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना बेस्ट होगा। अब इसको करना कैसे है, देखें ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, आई एज्यूम कि आप लोगों ने जितने भी वेकेशंस अभी गुजरे, जितने महीने, उसमें आप लोगों ने एटलीस्ट एक दफ़ा तो कवर किया होगा सबने, ठीक है, चाहे रिपीटर है, फ्रेश है, ठीक है, एक दफ़ा किया होगा, नहीं तो FSC में तो सब ने किया। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, आपने इनको 2 दिनों में डिवाइड कर देना, ठीक है। 3 चैप्टर आप एक दिन कर लें, 3 चैप्टर आप अगले दिन करें, तीनों चैप्टर करें और उनकी MCQs की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और MCQs की प्रैक्टिस करेंगे तो जो मेथड मैंने वीडियो के दरमियान बताया है उसी के हिसाब से आपने चलना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने पेस इंक्रीज़ करनी है। जो समरी आपने नोट्स की बनाई हुई है, ठीक है, चैप्टर्स को समझने के साथ साथ, वो समरी आपने अपने पास रखनी है, बिकॉज़ वो आखिरी हफ्ते में जो है वो बहुत काम की आती है, क्योंकि लास्ट वीक ऐसा होता है कि आप पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, आपको सिर्फ गो थ्रू करना होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ मैं एक और चीज़ें भी बता देती हूँ स्टडी टिप्स के हवाले से, कि देखें आपने फजर के टाइम जो है उठना है, जितना जल्दी आप उठेंगे आपके दिन में उतनी बरकत होगी। फॉर एग्जांपल अगर 5 बजे आप उठते हैं, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ने बैठें, तो 5 बजे से लेकर रात तक आपके पास काफ़ी टाइम होता है। बीच में आप खाना भी खाते हैं, ठीक है, आप एक आध घंटा नैप वगैरह ले लिया, ठीक है, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप 11-12 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, या 8-9 बजे उठ रहे हैं, तो आपका आधा दिन ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है। नाइट स्टडी जो है वो आई डोंट नो कि कितनी इफ़ेक्टिव आप लोगों के लिए होगी, लेकिन मेरे लिए सुबह की स्टडी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और रात को अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो मैं इस उम्मीद पे होती हूँ मेरे पास पूरी रात पड़ी है तो मैं आराम से पढ़ूँगी, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि मैं बुक खोल के सोई पड़ी होती थी, तो नाइट स्टडी मेरे लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती थी। तो अगर मैं सुबह 5 बजे उठती थी तो रात को मैं फिर 1 बजे तक सो जाती थी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दिन मेरे पास होता था, इसमें तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो ईज़िली कवर हो जाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत आसान है, मोस्टली चीज़ें आपके पास रिपीट हो रही हैं। ट्रस्ट में, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट हो गई ना, आपके 10-15 MCQs यूँ हो जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है, ये आपका 25% ईटा MCQs कवर करेगा। तो सोचें अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ जाते हैं तो आप बहुत बड़े मार्जिन से ऊपर जाएंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत उठा सकती है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर कोई चीज़ मैंने गलत बता दी है तो उसके लिए आई एम सॉरी, अपॉलॉजीज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।